बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, घर पर हूँ। आप लोगों के लिए लेक्चर्स प्रिपेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम इकनॉमिक्स का सेकंड लेक्चर लेंगे। आज मैं आपको जो लेक्चर डिलीवर करूँगी ये लेक्चर भी चैप्टर नंबर 1 से है। चैप्टर नंबर 1 का ये सेकंड लेक्चर है और चैप्टर नंबर 1 है अबाउट द नेशनल इनकम, कौमी आमदनी का चैप्टर है। और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ द नेशनल इनकम, कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तसव्वुरात। यह है हमारा आज का टॉपिक। लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि हैव यू परचेज द बुक, आप लोगों ने बुक ली है? अगर ली है तो वेल डन, और अगर नहीं ली है तो प्लीज़ परचेज द बुक एज सुन एज पॉसिबल सो यू कैन कंटिन्यू योर स्टडीज़ विद मी, वी कैन गो साइड बाय साइड। अगर आप लोगों ने बुक अभी तक परचेज नहीं की है तो ये इनकन्वीनियंट होगा आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं तो आगे आगे लेक्चर डिलीवर करते जाऊंगी और जब हमेशा आप तभी गेन करते हैं जो आज का लेक्चर आप मुझसे लें और उसको आप रिवाइज करें, रिकॉल करें, और ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास बुक होगी। अगर आप लोग डेली का लेक्चर जो है वो उसको रिवाइज नहीं करेंगे, उस पर एक नज़र नहीं डालेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इंटरमिंगल्ड होना शुरू हो जाएंगे और आपको बहुत डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगी। इंशाल्लाह हालात जल्दी बेहतर हो जाएंगे, इंस्टीट्यूशंस ओपन हो जाएंगे और हम एक दफ़ा दोबारा से फ़ेस टू फेस होंगे, फ़िज़िकल लेक्चर्स आपको डिलीवर करेंगे। लेकिन ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, मैंने भी इससे बहुत कुछ लर्न किया है और स्टिल आई एम लर्निंग फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस and I am learning for those methods who can make my lecture more effective and more efficient. So I think कि आप लोगों को भी ज़रूर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। आप लोगों की जो फ्रेंड्स, जो क्लास फेलोज़ या जिन जिन बच्चों के बारे में आप जानते हैं, आप उन सबको बताएं कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो कॉलेज का चैनल सब्सक्राइब करें ताकि वो भी हमारे साथ हमारी क्लास का पार्ट बने। और मुझे बहुत खुशी होगी जितने ज़्यादा बच्चे मेरी क्लास लेंगे, जितना स्टूडेंट्स जो हैं वो इस क्लास का पार्ट होंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा, एक हेल्दी इन्वायरमेंट हम क्रिएट करेंगे। Now come to the topic. The topic of the day is various concepts of the national income. In the previous lecture, I gave you a brief introduction about the various concepts of the national income. So I thought you may not be able to have a complete understanding about that. But today I'll throw light on some of the concepts which make your concepts more and more clear. This is my, I will try my level best to make your concepts crystal clear, and if you have any queries, any questions, you can ask to me. I am here for you to, for your convenience and to make your concepts clear. So, now start from here. This is a flow chart. I make it for you. You can see how many various concepts of the national income are here. There are 7 concepts I wrote here. Start from the bottom. We have to start from the bottom. This is the first concept. खालिस कौमी पैदावार, खालिस कौमी पैदावार, net national product. And the second is खाम मुल्की पैदावार, gross domestic product. The third one is खाम कौमी या मुरक्कब कौमी पैदावार, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एंड द फोर्थ वन इज कौमी आमदनी, नेशनल इनकम। फिफ्थ वन इज फीकस आमदनी, पर कैपिटा इनकम। सिक्स्थ इज शख्सी या ज़ाती आमदनी, पर्सनल इनकम, एंड सेवन वन इज काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। In this flow chart, I gave you the just headings of the concepts, and now I'll tell you about the detail of these concepts one by one. The first concept is खाम कौमी पैदावार, GNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट।
खाम कौमी पैदावार। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हाउ टू डिफाइन दिस कॉन्सेप्ट। अशिया और खिदमात का मजमूआ जो किसी मुल्क के लोग एक साल के अरसा में पैदा करते हैं। The quantity of goods and services which is produced in a country by the resident of the country is known as the GNP, Gross National Product। अब इस डेफिनेशन में दो चीज़ों का जिक्र किया गया है, अशिया और खिदमात। अगर हम अशिया की बात करें तो अशिया में हमारे पास ज़रूरी पैदावार, सनती पैदावार और मादनी पैदावार आती है। ज़रूरी पैदावार यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, सनती पैदावार इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड मिनरल्स। व्हाट इज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन? एग्री प्रोडक्ट आर दोज प्रोडक्ट विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द फील्ड्स। ज़रूरी अशिया वो अशिया होती हैं जो कि खेतों में उगाई जाती हैं। इसमें सब्जियां, फल, ज़रूरी अजनास, कपास, गंदम, जौ, जवार, बाजरा वगैरह शामिल हैं। और तमाम सनतों को ज़रूरी शोबा जो है वो खाम माल फराहम करता है। जिस तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कपास की फराहमी, लेदर इंडस्ट्री को चमड़े की फराहमी, इस तरह से शुगर इंडस्ट्री को गन्ने की फराहमी, आलू चुकंदर की फराहमी और फ्लोर इंडस्ट्री को गंदम की फराहमी आटे के लिए। यानी ज़रूरी पैदावार उन तमाम ज़रूरी अजनास, सब्जियों और फलों पर मुश्तमिल होती है जो कि किसी मुल्क का ज़रूरी शोबा पैदा करता है। सनती पैदावार में तमाम इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसा कि जिसमें धागा बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है, चमड़े की इंडस्ट्री जिसमें लेदर बैग्स, बेल्ट्स, शूज़ वगैरह बनाए जाते हैं। और इस तरह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे शुगर इंडस्ट्री है, फ्लोर इंडस्ट्री है, ऑयल की इंडस्ट्री है, तमाम सनती शोबे की पैदावार। इसके बाद है मादनी पैदावार यानी मादनियात जो हमें ज़मीन से हासिल होती हैं, जिसमें जिप्सम, ग्रेनाइट, संगमरमर वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा इसमें कोयला और गैस, तेल शामिल हैं, नमक शामिल है। नमक की सबसे बड़ी कान ख्योड़ा में है जो कि नमक का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। यानी इन तमाम शोबों से हासिल होने वाली पैदावार अशिया के ज़ुमरे में आती हैं। अगर हम खिदमात की बात करें तो खिदमात को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अफराद यानी पीपल, इदारे यानी इंस्टीट्यूशंस। अफराद में किन किन लोगों की खिदमात शामिल हैं? असातिज़ा, डॉक्टर्स, जज, वकील, सरकारी अफसर। असातिज़ा, मैं भी एक टीचर हूँ जो आपको यहाँ पे लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ। मैं इस तरह से आपकी खिदमत कर रही हूँ, आपको तालीम देकर, आपको शऊर दे के। डॉक्टर हमारी खिदमत कैसे करते हैं? हम जब बीमार पड़ते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारा एग्जामिनेशन करते हैं, हमें मेडिसिन डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं, मेडिसिन एडवाइस करते हैं। जज कैसे खिदमत करते हैं? जज तमाम जो है वो केसेस का स्टडी करते हैं, उनका फ़ैसला करते हैं, किसी मुल्क में अमन व अमान कायम रखते हैं, इंसाफ कायम रखते हैं। वकील, अदालत में अपना मुकदमा पेश करने के लिए हमें किसी न किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जो तमाम कानूनी शिकों को जानता हो, और उसकी हेल्प के बगैर हम अपने अदालत में मुकदमा अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते। सरकारी अफसरान, तमाम वो लोग जो हुकूमत के मुलाजिम हैं, सरकारी मुलाजिम कहलाते हैं, और उसमें जो लोग हाई रैंक्स पर हैं उनके पास ज़्यादा जिम्मेदारी हैं, जैसे सेक्रेटरीज़ हैं, कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, एडीओज़ वगैरह हैं, डायरेक्टर्स हैं। ये तमाम लोग सरकारी मुलाजमीन जो कि हुकूमत के मुलाजमीन हैं, सरकारी अफसरान कहलाते हैं। इसी तरह से अगर हम इदारों की बात करें तो इदारों में सबसे पहले हम बैंक्स को देखते हैं। बैंक एक ऐसा इदारा है जो हमारी मानतों को जमा करता है और उन्हें फर्दर तकसीम करता है कर्ज़ों की सूरत में। हम बैंकों में लॉकर्स इशू करवाते हैं जहाँ पर हम अपनी ज्वेलरी वगैरह और अपने कीमती डॉक्यूमेंट्स रखवाते हैं। हम बैंकों में अपना पैसा जमा करवाते हैं ताकि वो महफूज रहे। हम बैंकों में सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हैं जहाँ पे हम अपना पैसा जमा कराते हैं, और जितना पैसा हम जमा करवाते हैं उससे कुछ ज़्यादा ही हमें मुनाफे के तौर पे वापस मिलता है। इस तरह से जो नए करेंसी है, जो न्यू नोट्स हैं, जैसे हम ईदैन पर इस्तेमाल करते हैं बच्चों को ईदी देने के लिए, वो भी हमें बैंक से ही इशू करती हैं। इसके बाद बीमा कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो लोगों की लाइफ इंश्योरेंस करती हैं, जो लाइफ सेविंग सर्टिफिकेट्स
इशू कर रही होती हैं, जो वेडिंग सर्टिफिकेट्स देती हैं, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स देती हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है 20 ईयर्स के लिए, और मैंने हर साल 1 लाख रुपया 20 साल तक देना है, यानी 20 साल में मेरे 20 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। और मैंने ये इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों ली है, क्या इंटरेस्ट था मुझे, क्या अट्रैक्शन मुझे दी गई? मुझे इंश्योरेंस कंपनी वालों ने ये कहा कि आप हमारे पास 1-1 लाख रुपए की 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करवाएं, तो 20 साल बाद हम आपको 20 लाख की बजाय 40 लाख रुपए देंगे, यानी आपके पैसे को डबल करके हम आपको वापस करेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि 20 साल तक आपने हमें पैसे जमा करवाते रहना है, ताकि हम उस पैसे को फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकें। इस तरह से जहाज़रान कंपनियां हैं। जहाज़रान कंपनियां यानी ऐसी कंपनियां जो मुल्क में हवाई जहाज़ और बहरी जहाज़ों का ऑपरेशन जो है उसे कंट्रोल करते हैं। जैसे पाकिस्तान में बहुत सी हवाई जहाज़ कंपनियां हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA पाकिस्तान की नेशनल एयरलाइन है। इसके अलावा पाकिस्तान में एयर ब्लू और एमिरेट्स वगैरह डिफरेंट एयरलाइंस भी ऑपरेट कर रही हैं। ज़राए मवासलात ऐसे ज़राए हैं जो यानी ज़राए ट्रांसपोर्ट इसमें आते हैं सफ़र करने के ज़राए, जिनके ज़रिए हम एक शहर से दूसरे शहर, एक इलाके से दूसरे इलाके में सफ़र करते हैं। जिस तरह बस सर्विसेज हैं, कार सर्विसेज हैं, ट्रेन्स वगैरह हैं। खबर रसानी के ज़राए वो ज़राए हैं जिनके ज़रिए हमें पूरी दुनिया के हालात से आगाही हासिल होती है। और इसमें आजकल जो है वो बहुत कॉमन और मोस्ट और फास्टेस्ट वे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इंटरनेट है। इंटरनेट के थ्रू हम पूरी दुनिया की खबरें बहुत जल्दी पलक झपकते में ही हासिल कर सकते हैं। ट्विटर के ज़रिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, इन सब के ज़रिए हम पूरी दुनिया से बाखबर रहते हैं और अपनी खबरें भी दुनिया को पहुंचाते रहते हैं। इसके अलावा ये तो सोशल मीडिया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे हम ये देखें कि हम डिफरेंट चैनल्स देखते हैं, डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, और वो सैटेलाइट के थ्रू पूरे वर्ल्ड में अपनी ट्रांसमिशन भेज रहे होते हैं और वहाँ से हम रिसीव भी कर रहे होते हैं। पहले जब पाकिस्तान बना था तो सिर्फ और सिर्फ रेडियो पाकिस्तान था, फिर ब्लैक एंड वाइट TV और फर्दर जो है वो इतनी डेवलपमेंट होती गई कि इन कोर्स ऑफ टाइम मीडिया जो है वो इम्प्रूव करता गया। अब ये खाम कौमी पैदावार यानी GNP को कैसे मैयर करते हैं, इसमें तो हमने ये वाले स्टेप्स देखे हैं कि हम अशिया में इन अशिया को शामिल करते हैं और खदमात में हम इन खदमात को शामिल करते हैं। लेकिन जब भी कोई चीज़ कैलकुलेट की जाती है, जब भी किसी चीज़ का तखमीना या अंदाज़ा लगाया जाता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ एहतियाती तदाबीर ज़रूर मद्देनज़र रखी जाती हैं। अगर उन एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र ना रखा जाए तो कभी भी हमारे पास एक क्लियर पिक्चर नहीं आती है, एक ट्रांसपेरेंट पिक्चर नहीं आती, या हमारे सही अदाद शुमार हासिल नहीं होते। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहली एहतियात जो है वो टू अवॉइड द डबल काउंटिंग, दोहरी गिनती से बचाओ। कैसे बचा जा सकता है? दोहरी गिनती का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ को बार बार काउंट करते जाना। अब एक चीज़ को बार बार काउंट कैसे करते हैं? जिस तरह हमने कपड़ा देखना है, जैसे 1 गज लॉन की कीमत 160 रुपये है, या तो हम एक फाइनल कपड़े की प्राइस यानी कि 160 रुपया ले लेंगे, या फिर हम ये करेंगे कि कपास से धागा बनने, कपड़े बनने तक के तमाम मराहिल को शामिल कर लिया जाएगा। कपास से लेकर कपड़ा बनने तक के तमाम मराहिल को शामिल कर लिया जाए, लेकिन कपड़े की फाइनल प्राइस यानी 160 को शामिल ना किया जाए, वरना तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। अब कपास जो है वो कपास से धागा बनने के बहुत सारी फेजेस हैं कि कपास को पहले उसकी छटाई होती है, उसको क्लीन किया जाता है, उसमें से सीड्स और कीड़े वगैरह निकाले जाते हैं, फिर उसे कोन्स पे चढ़ाया जाता है, फिर उन कोन से थ्रेड बनता है, फिर थ्रेड को मज़ीद फाइन किया जाता है, फिर इस तरह से होते होते वो एक फाइनल थ्रेड बनता है, उस थ्रेड से कपड़ा बनता है। यानी इन तमाम स्टेजेस को जमा कर लिया जाए तो भी ठीक है, या इन तमाम स्टेजेस को इग्नोर करके फाइनल आखिरी तैयार करदा शक्ल को देख लिया जाए तो वो भी ठीक है। मरला वाला इजाफा यही है कि कपास से लेके कपड़ा बनने तक के तमाम मराहिल को ऐड कर ले जाए, लेकिन कपड़े की फाइनल प्राइस को छोड़ दे जाए, या शय की आखिरी तैयार करदा शक्ल से मुराद ये है कि फाइनल आप जो है वो प्रोडक्ट ले लें, यानी कपड़े की 160 रुपये गज कपड़े की कीमत ले लें और तमाम के जो मराहिल हैं उन सबको इग्नोर कर दें। ज़ाती इस्तेमाल की अशिया को शुमार करना, वो अशिया जो ज़ाती इस्तेमाल में आती हैं उनको GNP में शामिल नहीं किया जाता। जैसे ज़ाती कार, मेरी गाड़ी जो मेरी अपने ऐशो आराम के लिए है, जिसे मैं कॉलेज आने जाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, जिसे मैं अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, जिस पे मैं बाहर आती जाती हूँ, घूमती फिरती हूँ। लेकिन अगर अपनी उसी गाड़ी को मैं पार्ट टाइम ऊबर या क्रीम के तौर पर यूज़ करूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि ऊबर या क्रीम टैक्सी सर्विसेज हैं,
तो उसके अगेंस्ट मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनकम हासिल करूँगी। वो जो इनकम होगी वो मेरी जीएनपी में शामिल हो जाएगी। लेकिन अगर मैं गाड़ी को सिर्फ अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए रखती हूँ और उसको मैं एज ए टैक्सी यूज़ नहीं करती या रेंट आउट नहीं करती, तो फिर उस गाड़ी की आमदनी जो है वो जीएनपी में शामिल नहीं होगी। इसी तरह जो मेरा मकान है, जो मेरा अपना मकान है, उसमें मैं रह रही हूँ, मेरा ज़ाती मकान है, तो उसका कोई किराया नहीं है, ना उसकी आमदनी जीएनपी में शामिल होगी। लेकिन अगर मैंने अपने मकान का एक पोर्शन किराए पर दे रखा है तो वो वाला जो किराया है वो जीएनपी में शामिल हो जाएगा, क्योंकि वो मेरे ज़ाती इस्तेमाल में नहीं है, बल्कि मेरे मकान का वो हिस्सा जो मुझे एक आमदनी जनरेट करके दे रहा है, लिहाजा वो जीएनपी में शामिल हो जाएगा। घरेलू ख़वातीन की खिदमत, इससे मुराद वो खिदमत हैं जो हम डेली घरों में दे रहे होते हैं, मैं भी दे रही होती हूँ, आप सब लोग भी कर रहे होते हैं, लाइक घर की क्लीनिंग करना, डिश वॉशिंग, लॉन्ड्री, कुकिंग करना, बच्चों की केयर करना, और कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी केयर करना। मतलब ये सारे काम जो है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे होते हैं, उसके अगेंस्ट हम कोई भी इनकम चार्ज नहीं कर रहे होते। तो घरेलू ख़वातीन की खदमात भी जीएनपी में शामिल नहीं होती, क्योंकि इसके अगेंस्ट वो कोई मुआवजा अर्न नहीं कर रही होती। लेकिन जैसे कि हम मेड रखते हैं, डेफिनेटली मेड को हम पे करते हैं, उससे हम फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं करवाते, तो उसकी इनकम जो है वो जीएनपी में शामिल होती है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग के बारे में गलत एदाद शुमार फ्राहम करना। ज़ख़ीरा अंदोज़ी क्या है कि एक किसी चीज़ को स्टॉक कर लेना, जब एक चीज़ की कीमत कम हो जाए तो उसको स्टॉक कर लेना, और जब उस चीज़ की कीमत बढ़ जाए तो उसको सेल करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। आपके जहन में क्या बात आती है कि आजकल जो मोस्ट सूटेबल और फिट एग्जांपल है वो इसकी पेट्रोल है। जैसे पेट्रोल 74 रुपीज़ पर आया तो फ़ौरन पेट्रोल की शॉर्टेज होगी। पेट्रोल पंप मालिकान ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे पास पेट्रोल है ही नहीं। एक्चुअली दे वर स्टॉकिंग द पेट्रोल, वो उन्होंने पेट्रोल को स्टॉक करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ ही दिनों में पेट्रोल प्राइसेस अगेन राइज अप हो जाएंगी, और उस टाइम जो है वो उन्होंने 74 रुपीज़ पर जो पेट्रोल परचेज़ किया था उसको इन स्टॉक रखा, और जैसे ही पेट्रोल प्राइसेस 25 रुपीज़ अब गई, 100 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल है, तो उन्होंने उस पेट्रोल को सेल करना शुरू किया, और आप काउंट कर सकते हैं कि 1 लीटर पे वो 25-26 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। इसी तरह से चीनी, जब भी गर्मियाँ आती हैं तो चीनी को स्टॉक कर लिया जाता है, उसकी आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर दी जाती है। इसी तरह से लीमू, जैसे रमज़ान में आप देखते हैं कि रमज़ान से पहले 150-160 पर केजी होता है, लेकिन जैसे ही रमज़ान शुरू होता है 400-450 पर केजी हो जाता है, क्योंकि उसको जब हाई प्राइस पे सेल करके ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाता है। स्मगलिंग क्या होती है? स्मगल गुड्स वो वाली अशिया होती हैं जो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करा के आई जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा पिशावर बाड़े का नाम या कोयटा बाड़े का नाम। बाड़ा मार्केट्स वो वाली मार्केट्स हैं जहाँ पे हमें स्मगल गुड्स मिलते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी अशिया, बड़ी कीमती अशिया, इंपोर्टेड अशिया हमें बहुत ही लो प्राइस में मिल जाती हैं। इसकी रीज़न क्या होती है कि लोग पिशावर से, जैसे गाड़ी है, गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स लेके आते हैं, पिशावर से लेके आते हैं, कोयटा से लेके आते हैं कि वहाँ से हमें बहुत सस्ते मिल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अशिया लेके आते हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि वो अशिया गैर कानूनी तौर पे बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में लाई जाती हैं और उन पर कस्टम पे नहीं किया होता, क्योंकि कस्टम ड्यूटी जो है वो एक अच्छी खासी हैवी टैक्स होता है। जब वो नशा पे लगा दिया जाता है तो नशा की मालियत कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। जब वो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके आती हैं तो अल्टीमेटली जो है वो सस्ते दामों बिकती हैं। लेकिन इन अशिया का जो स्मगल अशिया होती हैं, इन अशिया से हासिल होने वाली आमदनी भी जीएनपी में शामिल होने से रह जाती है, क्योंकि इसके बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स शो नहीं किए जाते। बैरून ममालिक से हासिल शुदा आमदनियाँ क्या होती हैं? बैरून ममालिक से हासिल होने वाली आमदनियाँ मैंने आपको पहले भी ये बताया था, जैसे किसी के अब्बू, किसी के भाई, किसी के हस्बैंड बाहर के मुल्कों में जॉब करते हैं और उनकी फैमिली पाकिस्तान में रह रही होती है। डेफिनेटली वो फैमिली को सपोर्ट करते हैं, उन्हीं की खातिर वो मुल्क से बाहर जाते हैं, तो वहाँ पे वो काम किसी दूसरे मुल्क में कर रहे होते हैं। लाइक कि वो सऊदी अरब में, जैसे मेरे फादर हैं, अगर वो सऊदी अरब में जॉब कर रहे हैं तो हम तो यहाँ सेटल हैं, वो जॉब सऊदी अरब में कर रहे हैं, वहाँ से वो अर्निंग्स हासिल करते हैं और वो पैसे वो हमें यहाँ पर पाकिस्तान भेजते हैं, जिससे हमारा सेटअप चलता रहता है। यानी वो वाले पैसे जो बाहर के मुल्कों से आते हैं उन पैसों को जीएनपी में शामिल किया जाता है, यानी फॉरेन इनकम्स जो हैं वो उनको जीएनपी में शामिल किया जाता है। अब फॉरेन इनकम्स में हमारे पास फर्दर इनकम्स भी आती हैं, जैसे निजी सरफी खर्च, यानी कि प्राइवेट कंजम्पशन। वो कंजम्पशन होती है जो हम अपनी ज़ातियात पे खर्च करते हैं, उसको हम निजी सरफी खर्च कहते हैं।
जैसे मैं अपने कपड़े जूते वगैरह बनाने के लिए पैसे खर्च करूं, या जो आपको पॉकेट मनी मिलती है, आप कॉलेज आते हैं, कैंटीन पर जाते हैं, उससे आप रिफ्रेशमेंट लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, समोसा ले लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं, तो वो आपका निजी सरफी खर्च है। हुकूमत का सरफी खर्च क्या है? हुकूमत अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए, अलाउंसेस देने के लिए, पेंशन देने के लिए, वज़ाइफ देने के लिए जो अखराजात करती है वो हुकूमत का सरफी खर्च कहलाता है। निजी सरमायाकारी क्या है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी कि ज़ाती सरमायाकारी। ये वो वाली सरमायाकारी होती है जो कि एक शख्स जो है वो अपने लिए करता है। जैसे कोई शख्स, किसी ने जूतों की दुकान खोली है, तो इसका मतलब ये है कि उसने जूतों का कारोबार शुरू किया है, उसने बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट किया है। ये लाजमी नहीं है, हमारे ज़हन में एक कॉन्सेप्ट आता है कि जी जो बिज़नेसमैन है वो कोई बहुत बड़ा हाई फाई और अमीर बंदा होगा, ऐसा नहीं होता। किसी ने किराने की दुकान भी खोली है तो वो उसका अपना बिजनेस है और वो एक बिजनेसमैन है। किसी ने कपड़े का कारोबार शुरू किया है तो वो भी एक बिजनेसमैन है। सरकारी सरमायाकारी क्या है? सरकारी सरमायाकारी ऐसी सरमायाकारी होती है जो हुकूमत की तरफ से की जाती है, यानी हुकूमत की तरफ से जो पार्क, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए जाते हैं, वो सारी सरकारी सरमायाकारी के ज़मरे में आती है। गैर मुल्की सरमायाकारी क्या है? गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करें तो वो गैर मुल्की सरमायाकारी कहलाती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हम सैमी डेवो से लेते हैं। डेवो बस सर्विस, जो कि पहले सैमी डेवो थी, वो कोरियन कंपनी थी। कोरिया ने वो बस सर्विस पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई और पाकिस्तान में डेवो से पहले कोई भी ऐसी बस सर्विस नहीं चल रही थी। कोरिया ने यानी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, वो गैर मुल्की सरमायाकारी थी और वो बस सर्विस बहुत सक्सेसफुल रही यहाँ पे, क्योंकि जो लग्जूरियस ट्रैवलिंग एनवायरनमेंट उन्होंने दिया, उससे पहले पाकिस्तान में उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि ऐसा ट्रैवलिंग जो है वो पाकिस्तान में हो सकती है। दरामदाद और बरामदाद का फ़र्क। दरामदाद वो अशिया होती हैं, इम्पोर्ट्स इनको कहते हैं, जो बाहर के मुल्कों से मंगवाई जाती हैं, और बरामदाद वो अशिया होती हैं, उनको एक्सपोर्ट्स कहते हैं, जो बाहर के मुल्कों को बेच जाती हैं या भेज जाती हैं। अब किसी भी मुल्क के लिए फ़ायदेमंद ये होता है कि उसकी बरामदात ज़्यादा से ज़्यादा हो और उसकी दरामदात कम से कम हो, क्योंकि बरामदात ज़्यादा होने का मतलब ये है कि हम बाहर के मुल्कों से पैसा कमाते हैं, और दरामदात ज़्यादा होने का मतलब ये है कि हम बाहर के मुल्कों को पैसा ज़्यादा भेज रहे होते हैं। लेकिन ये हमारे लिए एक अच्छी सूरत हाल नहीं होती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे यहाँ पे एक डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, यानी इसका मतलब ये है कि हम नमूद नुमाइश और दिखावे वाले लोग हैं कि हम हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ये हाईलाइट करते हैं। अगर हमारे पास कोई इंपोर्टेड चीज़ हो कि ये बैग इंपोर्टेड है, ये शूज़ इंपोर्टेड है। लेट्स सपोज आप इंटीरियर मार्केट में ही जाते हैं, आपने बच्चे का एक सूट लेना है, आप उसे कहते हैं कि ये सूट इतना महंगा क्यों है। सपोज उसने आपको बताया कि 1 साल के बच्चे का सूट 800 रुपये, तो आप कहते हैं छोटा सा तो सूट है, इतना महंगा क्यों है? तो फ़ौरन वो कहता है आपसे, बाजी ये थाई का है, इम्पोर्टेड है। इसका मतलब ये है कि एक चीज़ जो बाहर से आई है, आपकी लीगल बाउंड्री के थ्रू आई है, लीगल बाउंड्री क्रॉस करके आई है, उस पर कस्टम ड्यूटी लग गई है, जिसकी वजह से उसकी प्राइस बढ़ गई थी। अब डेफिनेटली दुकानदार ने अपना प्रॉफिट मार्जिन में रखना है, इसलिए वो चीज़ आपको महंगी मिलती है। वो आपसे कहेगा बाजी आप ये 500 वाला सूट लेना, ये पाकिस्तान का बना हुआ है, क्योंकि ये सस्ता इसलिए है क्योंकि एक पाकिस्तान में बना हुआ है, लोकली बना हुआ है, तो उस पर सेकंड कॉन्सेप्ट नहीं इज अबाउट द नेट नेशनल प्रोडक्ट, खालिस कौमी पैदावार। खालिस कौमी पैदावार से क्या मुराद है? अगर खाम कौमी पैदावार में से सरमाए की शिकस्त रीख्त या अमले फरसूदगी के अखराजात निकाल दिए जाएं। खाम कौमी पैदावार क्या है? GNP। GNP क्या थी? अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है। GNP में क्या है? अशौ खिदमात का मजमुआ, यानी ज़रूरी शोबे की पैदावार, सनती शोबे की पैदावार, मादनी शोबे की पैदावार, डॉक्टर, वकील, जज, सरकारी अफसरान और असातिज़ा की खिदमात, इसके अलावा मुख्तलिफ इदारों की खिदमात जैसे बैंक, बीमा कंपनियाँ, जहाज़रान कंपनियाँ वगैरह, इन इदारों की खिदमात। इन तमाम इदारों से, इन तमाम अफराद से, इन तमाम अशिया से हासिल होने वाली आमदनी को GNP यानी कि खाम कौमी पैदावार कहते हैं। अब हमें NNP कैसे हासिल होगी? नेट नेशनल प्रोडक्ट हमें कैसे हासिल होनी है? नेट नेशनल प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए हम करेंगे कि GNP में से डेप्रिसिएशन अलाउंसेस को माइनस कर देंगे। GNP माइनस DA, डेप्रिसिएशन अलाउंसेस। खालिस कौमी पैदावार बराबर है खाम कौमी पैदावार माइनस फरसूदगी के अखराजात। अच्छा, अब ये डेप्रिसिएशन अलाउंसेस क्या होते हैं?
सॉरी सबसे पहले आपने देखना है कि जो शिकस्त व रीख्त के अखराजात हैं या इन्हें फरसूदगी के अखराजात भी कहा जाता है, इनको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन अलाउंस। अब ये फरसूदगी के अखराजात क्या हैं, ये आपका एक अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लें। शिकस्त व रीख्त के अखराजात वो तमाम अखराजात हैं जो कि मशीनों, गाड़ियों और दीगर आलात सरमाया की तोड़ फोड़ के सिलसिला में बर्दाश्त करना पड़ते हैं। यानी जो भी मशीनरी, जो भी गाड़ियाँ जिनकी मदद से आमदनी हासिल होती है और वो आमदनी कौमी आमदनी का हिस्सा बनती है, और दीगर आलात सरमाया। आलात सरमाया क्या होते हैं? आलात सरमाया वो आलात होते हैं जिनकी मदद से मज़ीद आमदनी पैदा की जाती है। उनकी तोड़ फोड़ के सिलसिला में, तोड़ फोड़ से मुराद सिर्फ उनका टूटना फूटना नहीं है, इससे मुराद ये भी है कि उन चीज़ों को मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, उन चीज़ों को रिपेयर की ज़रूरत होती है। जैसे एक रिक्शा ड्राइवर है, वो रिक्शा चलाता है, ठीक है, तो क्या वो रिक्शा ऐसे ही चलाता रहेगा? नहीं, उसे रिक्शे को मेंटेन रखना पड़ेगा, अपने ऑटो को मेंटेन रखना पड़ेगा। वो कैसे मेंटेन रखेगा? वो वक्त पर उसका मोबिल ऑयल चेंज करेगा। अगर वो उसका मोबिल ऑयल चेंज नहीं करेगा तो रिक्शे के इंजन पर जोर पड़ेगा और एटलीस्ट इंजन ख़राब हो जाएगा। वो टायर्स वगैरह चेक करता रहेगा, वो ब्रेक्स वगैरह चेक करेगा, वो रिक्शे का पूरा ख्याल रखेगा। और अगर कोई ख़राबी पैदा हो जाएगी तो वो उस ख़राबी को फ़ौरन दूर करवाएगा। लेकिन ख़राबी दूर करवाने के लिए और चीज़ों को उनकी ओरिजिनल हालत में, मेंटेन हालत में, फिट हालत में रखने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? वो पैसे उसके पास उसी आमदनी में से आएंगे जो उसने रिक्शा कमाकर हासिल की है। जैसे अगर वो एक महीने में रिक्शा चलाकर 30,000 रुपये कमाता है तो उस 30,000 में से कम अज़ कम 5,000 रुपये वो एक साइड पर रखेगा कि अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा ही हो जाए, रिक्शे का कोई एक्सीडेंट हो जाए या टायर बदलवाना पड़ जाए या इसकी बैटरी तब्दील करवाना पड़ जाए या कोई और काम करना पड़े, तो उस टाइम उसे परेशानी ना हो, बल्कि इसी आमदनी में से जो उसने जिस रिक्शे को चलाकर कमाई है वो उसको इस्तेमाल में ला सकेगा। दूसरी बात ये है कि एक टाइम आएगा कि उस रिक्शे को उसे सेल करके वो नया रिक्शा लेगा। जब उसका रिक्शा पुराना हो जाएगा तो नए रिक्शा लेने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? इसी रिक्शे में से वो थोड़े थोड़े पैसे से एक साइड पे करता जाएगा और आखिरकार जब रिक्शा तब्दील करने का वक्त आएगा तो उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो चुके होंगे कि वो एक नया रिक्शा ख़रीद सकेगा। जैसे यहाँ पे हमने एक जो एग्ज़ाम्पल ली है, जो एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में गिवन है, अभी मैंने आपको खुद से एग्ज़ाम्पल बताई थी, ये बुक वाली एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि एक काश्तकार 3 लाख रुपए में एक ट्रैक्टर खरीदता है। काश्तकार क्या? वो शख्स यानी किसान, आप समझें, जो ज़मीनों पर हल चलाता है, जो ज़मीनों पर फसलें उगाता है, वो काश्तकार है। उसने एक ट्रैक्टर ख़रीदा है, 3 लाख रुपए का ट्रैक्टर उसने ख़रीदा है और उस ट्रैक्टर की गारंटी 20 ईयर्स 20 साल है। उसकी गारंटी 20 साल है, यानी वो ट्रैक्टर 20 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा। हर चीज़ की एक एक्सपायरी होती है ना, वो ट्रैक्टर 20 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो 20 साल बाद जब ये ट्रैक्टर एक्सपायर हो जाएगा तो फिर वो काश्तकार क्या करेगा? उसके पास नया ट्रैक्टर ख़रीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? क्योंकि उसकी फसलों का दारोमदार बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर पर है। ट्रैक्टर के ज़रिए वो हल चलाता है, ट्रैक्टर के ज़रिए वो बीज काश्त करता है, ट्रैक्टर के ज़रिए वो स्प्रे करता है, थ्रेशर लगाता है, हार्वेस्टर यूज़ करता है, बहुत सारे काम उसको करने होते हैं। तो ट्रैक्टर उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसकी अच्छी फसल का दारोमदार इस ट्रैक्टर पर है। 20 साल बाद नया ट्रैक्टर ख़रीदने के लिए वो पैसे कहाँ से हासिल करेगा? वो इसी ट्रैक्टर से जो फसलें उगेंगी उन फसलों को जब वो बेचेगा तो उस रकम में से वो हर साल 15,000 रुपये की एक रकम शिकस्त व रीख्त के अलाउंस के तौर पर अलहदा रखता रहेगा। और जब वो हर साल 15,000 रुपये बचाएगा तो इसका मतलब ये है कि 20 साल बाद उस शख्स के पास 3 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे और उन 3 लाख रुपयों से वो काश्तकार एक नया ट्रैक्टर ख़रीद लेगा, जो ट्रैक्टर उसके जो है वो काश्तकारी के सिलसिले को जारी रखेगा। यानी
20 साल बाद जब उसका ट्रैक्टर एक्सपायर हो जाएगा तो वो काश्तकार इस बात पर अफसरदा या परेशान नहीं होगा कि अब वो फसलें कैसे काश्त करेगा, या फसलें काश्त करने के लिए उसके पास नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए सरमाया कहाँ से आएगा। वो सरमाया ऑलरेडी वो इसी ट्रैक्टर से हासिल करदा आमदनी से बचाता रहा है, और अब वो इस पोजीशन में है कि वो उस ट्रैक्टर को बेच कर जब वो ट्रैक्टर एक्सपायर हो गया है तो वो एक नया ट्रैक्टर ख़रीद लेगा, और इस तरह से सरमायाकारी का ये सिलसिला जारी रहेगा और सरमाया असली हालत में मौजूद रहेगा। सरमाया असली हालत में मौजूद रहने का क्या मतलब है, क्योंकि जो वो 15-15 हज़ार रुपये वो जमा कर रहा है वो उससे अपनी आमदनी के तौर पर इस्तेमाल नहीं करता, इससे खर्च में नहीं लेके आता, वो उसको सेव ही करता रहा है। तो ये जो सेविंग है, ये सेविंग उसके फ्यूचर में काम आएगी। जब 20 साल बाद ट्रैक्टर एक्सपायर हो जाएगा तो डेफिनेटली वो नया ट्रैक्टर लेगा। आज मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं वो मैंने आपको GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट दिया है, और मैंने आपको NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट दिया है। NNP में आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है डेप्रिसिएशन अलाउंस का, यानी कि शिकस्त और रीख के अखराजात का। शिकस्त और रीख के अखराजात ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि नेशनल इनकम के जो वेरियस कॉन्सेप्ट्स हैं, ये 7 कॉन्सेप्ट्स हैं। इन 7 को हम कंबाइन करेंगे तो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और ये 7 के 7 कॉन्सेप्ट्स इट्स सेल्फ शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी हर कॉन्सेप्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अब वो शॉर्ट क्वेश्चन में आपने क्या लिखना है, आपने शॉर्ट क्वेश्चन में उसकी डेफिनेशन लिखनी है, और जैसे ये खाम कौमी पैदावार है, ये आप इसकी डेफिनेशन लिखें, और ये आप इसकी इक्वेशन लिखें। डेफिनेशन 2 मार्क्स ही कंप्लीट हो जाती है। ये शिकस्त और रीख के अखराजात है, ये इसकी डेफिनेशन लिखें, इसकी कोई इक्वेशन नहीं है अगर, तो ये डेफिनेशन 2 नंबरों की ये भी कंप्लीट हो जाती है। आपके बुक में चैप्टर की बैक पे तमाम शॉर्ट डेफिनेशंस गिवन है, आप वहाँ से डेफिनेशन लिखें। आपकी बुक में बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है, आपको बस डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने डेफिनेशन लिखनी है। लाइक आप ये डेफिनेशन लें, ठीक है, इस तरह से आप इसकी ये इक्वेशन लें, और आप अगर कोई उसकी एग्जांपल है तो आप वो एग्जांपल लें, दैट्स इट। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने सातों के सातों कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा करके क्वेश्चन लिखना है, वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। और बाकी तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं यानी 7 के 7 पॉइंट्स हैं वो 7 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अब अगर किसी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर किसी पॉइंट के अंदर कोई और डेफिनेशन आती है, जैसे ये वाली डेफिनेशन शिकस्त और रीख के अखराजात की आई हुई है, तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे आपको इंतकाली अदायगियों की डेफिनेशन आएगी, वो भी एक पॉइंट के अंदर है, वो भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। साथ साथ मैं आपको बताते जाऊँगी। चैप्टर नंबर 1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रिगार्डिंग द शॉर्ट क्वेश्चंस एंड द लॉन्ग क्वेश्चन, डोंट इग्नोर इट। आपने हर हाल में इस चैप्टर के तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस और तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत अच्छे से याद करने हैं। मैं फिर बता रही हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस की परफेक्ट डेफिनेशन आपको चैप्टर के बैक पे क्वेश्चंस बनाकर दी गई है। जैसे आप फर्स्ट ईयर में याद करते रहे उस तरह से आपने सेकेंड ईयर में भी याद करना है। आज मैंने आपको ये 2 डेफिनेशंस पढ़ाई हैं। 2 डेफिनेशंस ये बहुत अच्छी और डिटेल डेफिनेशन थी, इसलिए आज मैंने ये 2 ही पढ़ाई हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होंगी। अगर फर्दर आपको कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। कमेंट्स में अपने क्वेश्चन आप मुझे टाइप करके भेजें। कोई आपकी क्यूरीज हैं, कोई आपके क्वेश्चंस हैं, एनीथिंग विच इज़ कंफ्यूजिंग यू, आई एम हेयर टू क्लियर योर कन्फ्यूजन। आप यू कैन आस्क टू मी फ्रीली, देयर इज़ नो इशू। और होपफुली कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो मैं तो हूँ ही आपको यहाँ बताने के लिए, और दुआ करते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल